तो सबसे पहले दोहरा लीजिए कि किस सेक्शन में क्या है। बहुत दिन हो गए आपने बेयर नहीं दोहराया है। और एक बात खूब समझ लीजिए कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सुनकर या बाद में इसे डाउनलोड करके या सुनकर आप कुछ हो जाएंगे, तो आप कुछ नहीं होंगे। आपको किताब उठानी होगी। ये सब सहायक सामग्री है। प्राइमरी मटेरियल बेयर और किताब है। ये सारी चीजें आपको इसमें सहयोग करती हैं, इसमें सहायता करती हैं कि बेयर और किताब समझ में आए। इससे आप सिलेक्शन नहीं लेने वाले हैं। अगर कोई ये मानता है कि वो यूट्यूब से सिलेक्शन ले लेगा या किसी को सुनकर सिलेक्शन ले लेगा, तो गलतफहमी में है। और अगर किसी का हो गया है आपके अड़ोस पड़ोस, तो ये मानिए वो लिखा कर लाया था यहां, ठीक है, उसका भाग्य था, भगवान ने उसके किस्मत में लिखकर भेजा था कि वो होगा, इसलिए हो गया। बाकी उसमें न यूट्यूब का कोई रोल है, न किसी टीचर का कोई रोल है। पढ़ना आपको है, ठीक है। हम सिर्फ आपको इतना बता सकते हैं कैसे पढ़ा जाए। इसके अलावा हमारी कोई भूमिका नहीं है। जब आप करेंगे मेहनत, तभी कोई परिणाम आने वाला है। इसलिए किताब जरूर उठाइए, बेयर जरूर याद करिए। और आपको सेक्शन 57 तक बताया जा चुका है। 57 इलेबरेट नहीं किया है। वो इसलिए नहीं किया कि वो किसी समय भी कर देंगे, उसमें कोई विशेष बात नहीं है। बाकी हम लोगों ने देखा था सेक्शन 1 में क्या था, परिभाषा नाम विस्तार। और सेक्शन 2 में क्या था, ठीक है, कुछ अधिनियमितियों का लागू ना होना। 3 में परिभाषा खंड था। और सेक्शन 4 क्या बता रहा था, सेक्शन 4 कहता था कि संविदा अधिनियम और संविदा से संबंधित अधिनियमितियां इसकी पार्ट रहेंगी। 5 अंतरण, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, टीपीए में क्या है इसको बता रहा है। सेक्शन 6 ये बताता है क्या अंतरित नहीं होगा, ठीक है। सेक्शन 7 क्या बताता था, सक्षम अंतरणकर्ता कौन हो सकता है। 8 क्या बताता था, अंतरण का प्रभाव ये क्या होगा। 9 कहता था मौखिक अंतरण कब कब कर सकते हैं आप। और सेक्शन 10 आपका कहता था कि अगर शर्त ऐसी लगाई है आपने कि जो अंतिरति है वो आत्यंतिक तौर पर एब्सोल्युटली आगे ट्रांसफर से रोका गया, शर्त 0, ट्रांसफर वैलिड। सेक्शन 11 ये उपयोग सृष्ट हित के विरुद्ध, ये अगर निर्बंधन ये लगाया है आपने, तो शर्त 0, ट्रांसफर वैलिड। सेक्शन 12 कहता था कि आपका दिवाला या अन्य प्रयत्नित संक्रमण अगर अंतिरति ने आगे करने का प्रयास किया तो उसका हित 0 हो जाएगा। अगर ऐसी कोई शर्त आपने लगाई है तो भी शर्त 0। 13 आजाद के पक्ष में, 14 शाश्वतता के विरुद्ध नियम, 15 एक वर्ग के पक्ष में अंतरण किया गया है, 16 ठीक है पूर्विक अंतरण, पार्श्विक अंतरण, इस ढंग से सारी बात की गई थी। तो हम आपको एक बिगिनिंग इसलिए दिए ताकि आप बेयर का महत्व समझें और बेयर को रटिए। अगर कोई ये मानकर चलता है कि किसी यूट्यूब से, किसी सहायक सामग्री से उसका सिलेक्शन होगा, वो भूल में है। कंपटीशन आपको निकालने के लिए हो रहा है।
कंपटीशन आपको सेलेक्ट करने के लिए नहीं हो रहा, आपसे वो बात पूछी जाएगी जो आपकी कल्पनाओं में ना हो। इसलिए बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता कॉम्पिटिटिव फील्ड में, या यूं कहें कुछ अनइंपॉर्टेंट नहीं होता, यह ज्यादा ठीक बात है। सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए सारी चीजों को दोहराते रहिए। और ये पीस टाइम है, शांति काल है, तैयारी शांति काल में होगी। कुछ लोग आते हैं वो क्रश कोर्स कर लीजिए, सब एग्जाम की मन पड़ा विज्ञापित हो गई पोस्टें, फिर आप 2 महीने 3 महीने तो प्री निकल सकता है, वो भी निकल सकता है, कह रहा हूं निकलेगा नहीं। बहुत किस्मत ने जोर मार लिया, मेंस में क्या करेंगे? इसलिए ठीक से तैयारी कीजिए, ठीक से। अगर कंपटीशन क्रैक करने का मन है तो ये तपस्या की फील्ड है, यहां जाड़ा गर्मी बरसात नहीं चलता। उसे देखिए अखबार वाले को, उसके लिए भी तो जाड़ा गर्मी बरसात होता है। सुबह 5 बजे अखबार डाल के जाता है, हमारा 6:30 बजे हमारी टेबल पे अखबार रखा था, 6:30 बजे। तो इसी से हमें प्रेरणा मिली कि भाई ये भी तो आदमी ही है। ठीक है, 6:30 बजे अगर उसने अखबार डाला है तो कई बजे घर से निकला होगा, कई बजे उसने सारे काम किए होंगे। ठीक से तैयारी कीजिए तभी कुछ होगा। हम लोग बात करने वाले थे बंधक की। बंधक संपत्ति के अंतरण का एक और प्रकार है, और बंधक की डेफिनेशन यही हमें बता रही है कि बंधक काय के लिए होता है? वर्तमान या भावी ऋण, इसके संदाय को प्रतिभूत करने के उद्देश्य से, इसके रीपेमेंट को गारंटीड कर देने के उद्देश्य से यह बंधक किया जाता है कि पेमेंट, जो रीपेमेंट है लोन का, वो गारंटीड हो जाए, उसकी वापसी सुरक्षित हो जाए। इसके लिए, इस उद्देश्य से जब संपत्ति का एक हित ये अंतरित करता है, कौन अंतरण करता है? जिसे बंधक के संव्यवहार में हम नाम क्या देंगे? मोर्टगेजर या बंधक करता। अंतरिती जिसे हम बंधक के संव्यवहार में नाम देंगे मोर्टगेजी, या बंधकी या बंधकदार, इसके पक्ष में संपत्ति का एक हित यह ट्रांसफर करता है। तो इस एक हित का ट्रांसफर जब इस उद्देश्य से किया जाता है कि किसी वर्तमान या भावी ऋण, इसके प्रतिसंदाय को, प्रतिसंदाय यानी रीपेमेंट, इसको प्रतिभूत कर दिया जाए, इसको गारंटीड कर दिया जाए, तो संपत्ति के इस अंतरण को, ठीक है, बंधक यह नाम दिया जाता है। और आप जानते हैं कि टीपीए में जब यह कहा जाता है कि संपत्ति में का एक हित, तो इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है कि संपत्ति में का एक अधिकार। क्योंकि टीपीए में हित का तात्पर्य क्या होता है, हित का मतलब क्या होता है कि जब संपत्ति में के जो अधिकार हैं उनको अधिकार पूर्वक उपभोग करने का अधिकार ये किसी को प्राप्त रहता है, तो यह कहा जाता है कि उसे अमुक संपत्ति में हित ये प्राप्त है। ये टीपीए की भाषा है, और टीपीए की भाषा में हित का मतलब ही है, जैसे उन्होंने कहा कि आपको स्वामित्व का हित ये प्राप्त है संपत्ति में,
इसका मतलब यह हुआ कि एक स्वामी को संपत्ति में जिन अधिकारों को उपभोग करने का अधिकार होता है, वो आपको अधिकार पूर्वक इस संपत्ति में उपभोग करने का अधिकार है। दैट इज वाई ये कहा जा रहा है कि आपको अमुक संपत्ति में स्वामित्व का हित ये प्राप्त है। तो अगर इसी बात को हम यहां लागू करें तो बंधक क्या है? विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति में के एक हित का अंतरण है। बंधक विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति में के एक हित का अंतरण है। इसका मतलब अगर बंधक आप करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति। विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति जिसे अंग्रेजी में आप स्पेसिफाइड, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी ये कहोगे, ठीक है। विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति, इसमें से एक हित का अंतरण ये जब किया जाए, काहे के लिए? किसी वर्तमान या भावी ऋण की सुरक्षा के लिए, उसकी वापसी को प्रतिभूत करने के लिए, या किसी ऐसे वचनबंध का पालन सुनिश्चित करने के प्रयोजनों से जिससे धन संबंधी दायित्व यह पैदा हो सकता है। किसी ऐसे प्रॉमिस को ऑनर करने के लिए जिस प्रॉमिस के ऑनर न होने से धन संबंधी दायित्व यह पैदा हो सकता है, ठीक है। ऐसे वचनबंध के पालन को सुनिश्चित करने के लिए जब किसी संपत्ति, इसमें से एक हित, किसी संपत्ति, किसी विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति, किसी संपत्ति से पहले स्थावर लगा लेंगे, इमूवेबल लगा लेंगे, क्योंकि अगर आपने ऋण की सुरक्षार्थ जंगम संपत्ति, ठीक है, इसमें का हित ट्रांसफर किया है तो फिर संव्यवहार बंधक नहीं होगा, तब संव्यवहार गिरवी हो सकता है, ठीक है। वो कुछ भी हो लेकिन कम से कम बंधक ये नहीं होगा, क्योंकि बंधक की डेफिनेशन कह रही, सेक्शन 58 कह रहा कि बंधक विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति में से। इसका मतलब जिस संपत्ति में से हित आप ट्रांसफर करना चाहते हो उसे पहले तो विनिर्दिष्ट करिए किस संपत्ति में से। आप ऐसे नहीं कह सकते कि हम आपसे, ठीक, अमुक ऋण जो लिए हैं उसकी वापसी को सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, अपनी संपत्ति में क्या अमुक हित आपको ट्रांसफर कर रहा है, ये नहीं। आपको संपत्ति स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। और आप ये देखते भी हैं जनरल व्यवहार में, जब भी कोई डीड लिखी जाती है उसमें लिखा जाता है कि अमुक संपत्ति हम विक्रय कर रहे हैं, अमुक संपत्ति हम बंधक कर रहे हैं, और ये संपत्ति अमुक जगह स्थित है, इसके पूर्व में ये है, इसके पश्चिम में ये है, इसके उत्तर में ये है, इसके दक्षिण में ये है। इस ढंग से संपत्ति को विनिर्दिष्ट करते हैं। संपत्ति जो बंधक क्या है? विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति में से। यानी अगर बंधक विलेख, जो बंधक की डीड है, जो मोर्गेज डीड है, वो अगर संपत्ति को विनिर्दिष्ट नहीं कर रही है तो बंधक नहीं हुआ, क्योंकि कानून में कुछ आप घटा नहीं सकते, कानून में आप कुछ बढ़ा नहीं सकते। कानून जैसा है वैसा ही फॉलो करना पड़ेगा। कानून फॉलो करने के लिए, उसमें घटाने बढ़ाने के लिए नहीं है वो। बंधक विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति में के किसी हित का अंतरण है तो संपत्ति को विनिर्दिष्ट करिए। बंधक विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति में के किसी एक हित का अंतरण, जो काहे के लिए किया जाता है? किसी वर्तमान ऋण की सुरक्षा के लिए, किसी भावी ऋण की सुरक्षा के लिए, या फिर किसी ऐसे वचनबंध के पालन को सुनिश्चित करने के लिए जिससे धन संबंधी दायित्व तो पैदा हो सकता है। आपने किसी से पैसे ले रखे, आप अपनी संपत्ति में के किसी एक हित का अंतरण उसके पक्ष में करना है, तो वर्तमान ऋण है ये। इस वर्तमान ऋण को प्रतिभूत करने के प्रयोजन से आपने क्या किया? अपनी संपत्ति में के एक हित का अंतरण उसके पक्ष में कर दिया। संपत्ति को आप विनिर्दिष्ट करिए किस स्थावर संपत्ति में से आप एक हित का अंतरण कर रहे हैं। यह अगर आपने कर दिया, संव्यवहार बंधक हो गया। यह भावी ऋण हम जब हित का अंतरण कर देंगे तब आप हमें पैसे देंगे।
और उस ऋण की वापसी इसे सुनिश्चित करने के प्रयोजनों से हम अपनी संपत्ति के एक हित का अंतरण यह आपको करना। ये संपत्ति के एक हित जो अंतरित होते हैं ये विभिन्न बंधकों में अलग अलग ढंग के होंगे, उनकी चर्चा अभी हम लोग करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे उसकी चर्चा आती जाएगी देखते जाएंगे। फिलहाल बात यह कि बंधक विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति में किसी एक हित का अंतरण है जो कहे के लिए किसी वर्तमान या भावी ऋण के समुदाय को सुनिश्चित करने के लिए या किसी ऐसे वचनबंध के पालन को सुनिश्चित करने के लिए जिससे धन संबंधी दायित्व तो उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, ये इसमें क्या करते हैं कि एक हित ये ट्रांसफर हुआ, ये होता कितने प्रकार का है तो 6 प्रकार का ये बताया जाता है। सबसे पहले सादा बंधक आता है। जब आप सेक्शन 58 को 59 और 59A इसके साथ मिलाकर पढ़ते हैं और ये खूब धड़ाधड़ कंपटीशन में पूछा जाने वाला सवाल है। सादा बंधक एक अकेला ऐसा बंधक है जो हमेशा रजिस्टर्ड होगा, ये कभी भी नॉन रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। कंपटीशन में धड़ाधड़ ये पूछा जाता है कि सादा बंधक चाहे बंधक धन का मूल्य कुछ भी हो, 1 रुपया बंधक धन है। बंधक धन कहते किसे? बंधक धन उसी वर्तमान या भावी ऋण को कहते हैं जो आपने लिया है। किससे? बंधकदार से। आपने यानी बंधककर्ता ने, बंधककर्ता ने जो ऋण लिया है बंधकदार को, जिसकी सुरक्षा के लिए उसने अपनी संपत्ति का एक हित ये बंधकदार के पक्ष में ट्रांसफर किया, इसी को बंधक धन बोला जाता है। लेकिन मजेदार यह है कि खाली इस मूलधन को बंधक धन नहीं बोलते। जो वर्तमान या भावी ऋण ये आपने लिया है, ठीक है, इसी को केवल बंधक धन नहीं बोलते बल्कि इस पर लगने वाले ब्याज उसे भी मिलाकर, ठीक है, ये बंधक धन की रचना होती है। इस संपूर्ण संव्यवहार को बंधक का संव्यवहार यह कहा जाता है। और इसे जब राइट डाउन कर लिया जाता है, क्योंकि हम लोग जब सेक्शन 58 को किसके साथ 59 के साथ पढ़ेंगे, तो सेक्शन 58 जब 59 के साथ पढ़ा जाएगा तो आप देखेंगे कि वहां यह कहेगा कि अगर बंधक धन 100 रुपया या उससे अधिक मूल्य का है तो बंधक धन तो बंधक विलेख कैसा होना चाहिए? तो बंधक का संव्यवहार कैसे होना चाहिए? लिखित और रजिस्टर्ड डीड के माध्यम से, और वो अनुप्रमाणित ये भी होना चाहिए। अनुप्रमाणन जब भी टीपीए में वांछित होगा, जब भी अनुप्रमाणन टीपीए में रिक्वायर्ड होगा, तो वो 2 अनुप्रमाणक साक्षियों उनके ही द्वारा किया जाना चाहिए। तो इसलिए, ठीक है, बंधक विलेख की आवश्यकता यह हो जाएगी। इसलिए 58 जब शुरुआत करती है और बंधक की परिभाषा देती है तो बंधक में क्या कहती है कि बंधक क्या है? विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति में किसी एक हित का अंतरण है। बंधककर्ता ये कौन कौन समझा जाएगा? तो बंधककर्ता के लिए कहता है कि जो बंधक कर रहा है वो तो समझा ही जाएगा, लेकिन वो व्यक्ति भी बंधककर्ता समझा जाएगा जिसे बंधककर्ता से हित ये भी उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, जिसे हित बंधककर्ता से पहुंच रहा है वो भी बंधककर्ता ही माना जाएगा। ये कौन करा? सेक्शन 59A। और ये कहने की जरूरत क्यों है? इसलिए क्योंकि बंधककर्ता ने अपनी संपत्ति इसमें का एक हित सिर्फ ये ट्रांसफर किया बंधकदार को। शेष पूरी संपत्ति का स्वामी वो तो बना ही हुआ है, उसने स्वामित्व तो अंतरण ये कर नहीं दिया। सारी संपत्ति बंधकदार के पास पहुंच गई हो ये तो हुआ नहीं। और बंधककर्ता ये तो व्यक्ति है, मर गया बंधक करते, तो फिर बंधककर्ता जब मर गया तो बंधक का मोचन ये कौन कराएगा? भाई बंधक काहे के लिए किया था? उसने बंधक किया तो इसलिए था कि वर्तमान या भावी ऋण के समुदाय को सुनिश्चित कर दे।
इसलिए उसने एक हित का अंतरण ये कर दिया था। किसके पक्ष में? बंधकदार के पक्ष में। तो जब वो बंधक ऋण का भुगतान कर देगा तो वो हित जो उसने बंधकदार के पक्ष में ट्रांसफर किया है, बंधकदार को वो हित वापस भी तो करना पड़ेगा भाई। वो हित वापस बंधककर्ता को मिलना चाहिए ना। एक हित उसने इसलिए ट्रांसफर किया बंधकदार को क्योंकि बंधकदार ने उसे बंधक धन ये दिया है और बंधक धन बंधकदार का वापस मिलना चाहिए। बंधक धन बंधकदार को वापस मिलेगा, इसकी गारंटी बंधकदार को देने के लिए उसने एक हित का ट्रांसफर किया था। तो जिस दिन बंधकदार को उसका धन वापस मिल जाएगा उस दिन वो हित, ठीक है, बंधककर्ता के पास वापस ये आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो अन्याय हो रहा है और तब तो कानून अधूरा अधूरा ये कहलाएगा। इसलिए सेक्शन 59A ये लाना पड़ा। अच्छा चलो, बंधककर्ता मर गया, अब बंधकदार का धन वापस कौन करेगा? समस्या तो दोनों तरफ है। इसलिए सेक्शन 59A में लिखना पड़ा कि बंधककर्ता इस शब्द के अंतर्गत वे सारे व्यक्ति आएंगे जिन्हें बंधककर्ता से हित ये व्युत्पन्न होगा। ऐसे सारे लोग बंधककर्ता के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। और बंधकदार, इसकी भी स्थिति यही है कि बंधकदार शब्द इसके अंतर्गत कौन कौन आएगा? सेक्शन 59A के साथ जब इसको मिलाकर पढ़ेंगे तो बंधकदार शब्द के अंतर्गत वे सारे लोग आएंगे जिन्हें बंधकदार से हित ये व्युत्पन्न होगा। तो सेक्शन 58 को हम अकेले नहीं पढ़ेंगे, सेक्शन 58 को हम 59A और 59 इसके साथ पढ़ेंगे। और जब सेक्शन 58 को हम 59 और 59A के साथ पढ़ते तो एक बात पता लगती है कि बंधक 6 प्रकार का है, लेकिन इसमें से सादा बंधक इस प्रकार का बंधक है जिसमें क्या होता है कि यह बंधक हमेशा रजिस्टर्ड डीड इससे ही होगा। बंधक धन अर्थात वो धन जो उधार लिया गया है और उसका ब्याज मिलाकर ये किसी भी कीमत का हो, यानी चाहे 100 रुपया हो या उससे कम हो। अगर सादा बंधक है तो हमेशा रजिस्टर्ड, और हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक है, ठीक है। बंधकों के प्रकारों में एक प्रकार यह भी है, 6 प्रकार है बंधकों के। उनमें से एक बंधक जिसे सामयिक बंधक या इक्विटेबल मोर्टगेज ये कहा जाता है, ठीक है, जो हक विलेखों के निक्षेप यानी टाइटल डीड्स, ठीक है, इनको डिपॉजिट करने के माध्यम से क्रिएट किया जाता है। किस पर? संपत्ति पर। उसके रजिस्टर्ड होने की कोई जरूरत नहीं, वो रजिस्टर्ड नहीं होगा। इसलिए इन दो बंधकों को याद रखेंगे। सादा बंधक हमेशा रजिस्टर्ड, ठीक है, रजिस्टर्ड लिखित और अनुप्रमाणित डीड इसके माध्यम से होगा। और हक विलेखों के निक्षेप द्वारा जो बंधक होगा उसके रजिस्टर्ड होने की कोई जरूरत नहीं। शेष बंधक जो है, शेष बंधक कौन से बचे? भोग बंधक, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक, अंग्रेजी बंधक और विलक्षण बंधक, ठीक है, ये बंधक शेष बचे। इन बंधकों की दशा में बंधक का संव्यवहार या तो लिखित, रजिस्टर्ड और अटेस्टेड डीड के माध्यम से किया जाएगा और या फिर कब्जे के परिधान के द्वारा, ठीक है। कब कब? अगर बंधक धन का मूल्य यानी वो ऋण जिसे प्रतिभूत करने का प्रयास बंधक के संव्यवहार में हुआ है
उसका मूल्य 100 रुपया या उससे अधिक है, तब लिखित और रजिस्टर्ड ये होना चाहिए। शेष 4 बंधकों की दशा में अगर 100 रुपए से कम मूल्य का है तो आपकी मर्जी, आप लिखित रजिस्टर्ड डीड के माध्यम से करना चाहते तो कर लीजिए, और कब्जे के परिधान के माध्यम से करना चाहते तो कर लीजिए, यह आपका मन है। ठीक है, यह आपके ऊपर विधायिका ने यह छोड़ा है, लेजिस्लेचर ने यह आपके ऊपर छोड़ा, आप जैसे चाहो कर लो। लेकिन जहां तक सादा बंधक की बात है वो हमेशा और हमेशा रजिस्टर्ड डीड के माध्यम से, और जहां तक इक्विटेबल मोर्टगेज की बात है वो हमेशा और हमेशा नॉन रजिस्टर्ड, ठीक है, उसके माध्यम से यह होगा। तो सेक्शन 58 को हम सेपरेटली नहीं पढ़ते, 59 और 59A इसके साथ पढ़ते हैं। और जहां तक सेक्शन 58 की बात है तो सेक्शन 58 बंधक की डेफिनेशन दे रहा है, और डेफिनेशन को देते हुए क्या कहता है कि बंधक एक ऐसा संव्यवहार है जिसमें विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति में के किसी एक हित का यह ट्रांसफर किया जाता है। अब क्योंकि एक ही हित का ट्रांसफर होता है तो इसका मतलब यह हुआ कि बंधक करता संपत्ति का स्वामी यही बना रहता है। संपत्ति का स्वामित्व तो बंधकदार के पास नहीं जाता, क्योंकि बंधकदार के पास तो सिर्फ एक हित गया। वो एक हित कौन सा हित होगा वो अलग अलग बंधकों में अलग अलग प्रकार से वर्णित है, वो जब आएगा अभी नरेशन तो हम लोग देख लेंगे। लेकिन प्राइमरीली हमारे दिमागों में एक बात बहुत क्लियर होनी चाहिए कि बंधक में सिर्फ एक हित ये ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए संपत्ति का स्वामी बंधक करता ही बना हुआ है। और जब संपत्ति का स्वामी बंधक करता बना हुआ तो सीधी सी बात है कि किसी संपत्ति का बंधक हो जाने से उसके विक्रय पर कोई रोक ये नहीं लगती। लेकिन हां, सेक्शन 48 अपनी जगह रहेगा। मार्शलिंग के प्रिंसिपल सेक्शन 56 के जो आपको बताए थे वो अपनी जगह रहेंगे, ठीक है ना। मार्शलिंग सेक्शन 56 में है ना, मार्शलिंग के प्रिंसिपल अपनी जगह, सेक्शन 48 के प्रिंसिपल्स अपनी जगह। लेकिन हां यह तय है कि अगर संपत्ति का बंधक किया गया तो चूंकि विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति में के केवल एक हित का अंतरण हुआ है, इसलिए संपत्ति का स्वामी आज भी बंधक करता ही बना हुआ है। और जब संपत्ति का स्वामी आज भी बंधक करता बना हुआ तो वो संपत्ति का ट्रांसफर करने में पूर्णतः सक्षम है, उसे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, उस एक हित का ट्रांसफर किया है, काहे के लिए? वर्तमान या भावी ऋण इसके प्रति समुदाय को सुनिश्चित करने के लिए, या ऐसा कोई वचनबंध जिसके अपालन से धन संबंधी दायित्व तो पैदा हो सकता है। ये वचनबंध धन के, ठीक है, पालन, धन के समुदाय या सीधे सीधे धन से संबंधित नहीं है। ये ऐसा वचनबंध है जिसके अपालन से धन संबंधी दायित्व तो पैदा होगा। जैसे हमने आपसे कहा कि 10 कुंटल गेहूं हमें दे दो, गेहूं की फसल हमारी होगी, हम तुम्हें वापस कर देंगे, और न वापस करें तो हमारी अमुक संपत्ति से तुम, ठीक है, 10 कुंटल गेहूं की जो कीमत हो, ठीक है, वो वसूल लेना। अब 10 कुंटल गेहूं वापस करने का वचन ऐसा वचन है जिसके अपालन से धन संबंधी दायित्व तो पैदा हो रहा है, ठीक है। और इस वचनबंध के पालन को सुनिश्चित करने के लिए हमने अपनी स्थावर संपत्ति का एक हित कि उसे बिकवा लेना तुम, ठीक है, बिकवाना तुम्हारी मर्जी पर आ गया, जबकि उसे बेचना या ना बेचना ये मेरी मर्जी पर है वैसे तो। लेकिन यहां बिकवाना तुम्हारी मर्जी पर करके हमने संपत्ति का एक हित ये आपके पक्ष में ट्रांसफर ये कर दिया, और काहे के लिए? उस वचनबंध के पालन को सुनिश्चित करने के लिए जिस वचनबंध के अपालन से धन संबंधी दायित्व तो ये पैदा हो सकता है।
तो यह संव्यवहार, ठीक है, बंधक का संव्यवहार कहलाएगा। अब 10 कुंटल गेहूं की कीमत 100 रुपए या उससे ज्यादा है, ठीक है, या हम सादा बंधक कर रहे हैं, तो इसे रजिस्टर्ड हर सूरत में होना ही चाहिए। उससे कम है तो अकॉर्डिंगली जैसा सेक्शन 59 में लिखा है उस हिसाब से, ठीक है। लेकिन आपसे अक्सर एग्जामों में यह भी खूब पूछा जाता है कि न्यायालय में जो बॉन्ड दिए जाते हैं कि हम अमुक सुनवाई की तिथि को न्यायालय में उपस्थित होंगे और ना हो तो इतने रुपए, ठीक है, ये देंगे और हमारी अमुक संपत्ति ये हम, क्या ये बंधक नहीं है? नहीं है। क्यों? बंधक हमेशा बंधककर्ता और बंधकदार के बीच होता है, ठीक है, और बंधककर्ता और बंधकदार व्यक्ति होने चाहिए, क्योंकि सेक्शन 5 क्या कहती है कि संपत्ति का अंतरण जो टीपीए में है वो एक जीवित व्यक्ति के द्वारा दूसरे जीवित व्यक्ति को किया गया अंतरण है। यद्यपि जीवित व्यक्ति की परिभाषा में विधिक व्यक्ति हैं, लेकिन कोर्ट विधिक व्यक्ति नहीं है, न्यायालय विधिक व्यक्ति नहीं माना जाता, इसलिए यह बंधक का संव्यवहार यह नहीं कहलाता है, ठीक है। आपसे सवाल यह भी खूब होता है। तो कुल मिलाकर बंधक क्या है? बंधक विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति में के किसी एक हित का अंतरण है जो वर्तमान या भावी ऋण के प्रति समुदाय को सुनिश्चित करने के प्रयोजन से किया जाता है, या कोई ऐसा वचनबंध जिसके अपालन से धन संबंधी दायित्व ये पैदा हो सकते हैं, उस वचनबंध के पालन को सुनिश्चित करने के प्रयोजन से यह संव्यवहार ये किया जाता है। इस जिस धन के प्रति समुदाय को सुनिश्चित किया जाता है उस धन और उस पर लगने वाले ब्याज को हम बंधक धन कहते हैं। ये जिस विलेख में दर्ज किया जाता है उसे बंधक विलेख कहा जाता है, और जो करता है उसे बंधक करता हो, बाकी बंधक। ये होता कितने प्रकार का? 6 प्रकार का। सादा बंधक, सादे बंधक की विशेषता क्या है? यह भी खूब एग्जाम में पूछी जाती है। एग्जाम में आपसे यह नहीं पूछा जाने वाला है कि बंधक कितने प्रकार के होते हैं, जेएलएलबी पूछा जाएगा और खूब खुश हो कि इसे लिख देना और खूब अच्छे अच्छे नंबर पाना, और तो जिंदगी में कुछ हासिल नहीं होगा। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि टीचिंग की फील्ड सबसे ज्यादा बेवकूफी की फील्ड है, सबसे ज्यादा टीचर मूर्ख भर्ती हुए हैं, सबसे बड़ी दिक्कत यह है। हिंदुस्तान की अकेली फील्ड है। आप एक क्लास में 3rd क्लास आ गए, आप आईएएस हो सकते हैं, आप प्रोफेसर नहीं हो सकते। प्रोफेसर के लिए चाहिए 4 फर्स्ट क्लास, पीएचडी, 4 रिसर्च पेपर पब्लिश हो, और सब नकल से, और ये सब गूगल से डाउनलोड होता है, ये सब गूगल से डाउनलोड होता है, ये सब फर्जी है। और इसीलिए सबसे बर्बाद एजुकेशन की फील्ड है। इसीलिए आप यहां खूब एलएलबी में टापो टाप नंबर लाते हैं और वहां 0 पाते हैं। आदत ही गलत पड़ी हुई है। बंधक 6 हैं ये, ठीक है, कोई नहीं कंपटीशन में आपसे पूछ रहा, बंधक 6 हैं वो ठीक है, लेकिन 6 बंधकों में जो सादा बंधक है उसकी विशेषता क्या है? किस बंधक को सादा बंधक कहें ये बताइए। तो कहता है कि वो बंधक जिसमें बंधककर्ता अपने को व्यक्तिगत रूप से आबद्ध करता है,
पर्सनली, ठीक है, अपने लिए ऑब्लिगेशन ये निर्मित करता है कि हम बंधक धन की वापसी ये करेंगे, हम करेंगे, ये मेरा पर्सनल ऑब्लिगेशन होगा। लेकिन बंधक संपत्ति का कब्जा ये नहीं देता है। इसकी विशेषता यही है कि बंधक संपत्ति का कब्जा हमेशा बंधक करता इसी के पास बना रहेगा। जो सादा बंधक, इसकी विशेषता यही है कि बंधक संपत्ति का कब्जा ये बंधकदार के पास कभी नहीं जाता, और इसमें बंधककर्ता का पर्सनल ऑब्लिगेशन होता है कि ये बंधकदार का धन वापस करेगा, साथ साथ एज वेल एज इसके अलावा वह अपनी उस संपत्ति में जिस पर वह बंधक का निर्माण कर रहा है, उस संपत्ति में का एक हित यह भी बंधकदार के पक्ष में अंतर्हित करता है, ट्रांसफर करता है कि अगर वह अपने पर्सनल ऑब्लिगेशन को फुलफिल न करे, यानी बंधकदार का धन वापस न करे, तो बंधकदार को हक होगा कि वह बंधक संपत्ति की बिक्री करवा ले। और करवा ले शब्दों में यह शामिल नहीं है कि वह खुद बिक्री कर दे, नहीं, यह शामिल नहीं है। बिक्री करवा ले अर्थात न्यायालय की प्रक्रिया से बिक्री करवा ले। इसको जब हम लोग सेक्शन 69 है, 79 है, वहां पहुंचेंगे तो देखेंगे कुछ विशेष बंधकदार हैं जो बंधक संपत्ति को स्वयं बिक्री कर देने का हक ये भी रखते हैं, लेकिन प्रत्येक बंधकदार को यह हासिल नहीं है। जो बंधकदार सेक्शन 79 में नहीं है, उन बंधकदारों को अगर किसी बंधक में विक्रय का अधिकार यह दिया गया है तो उसका अर्थ है कि वे न्यायालय की प्रक्रिया से विक्रय ये कराएंगे, वो स्वयं बिक्री नहीं करेंगे। और इसीलिए क्योंकि यह संपत्ति से संबंधित मामला है, इसलिए क्या आएगा, सिविल सूट। और सिविल सूट की प्रक्रिया काहे से विनियमित होती है, सीपीसी। इसीलिए सीपीसी में आदेश 34 पढ़ा था हम लोगों ने। आदेश 34 बंधकों के बारे में ही है कि बंधक इसके प्रवर्तन के लिए मुकदमा किन नियमों के मुताबिक यह प्रस्तुत किया जाएगा। तो सादा बंधक, यह बंधक कौन सा हुआ, जिसमें बंधककर्ता पर्सनली बंधक धन के रीपेमेंट का दायित्व तो अपने सिर लेता है, लेकिन संपत्ति में का एक हित ये तो ट्रांसफर करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे आप तो बंधक है ही नहीं, क्योंकि बंधक की डेफिनेशन क्या है कि बंधककर्ता विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति में का एक हित ये जरूर ट्रांसफर करे। तो फिर हमें करना क्या पड़ेगा, सादा बंधक में एक हित ये देना पड़ेगा, तो देता है। बंधककर्ता एक हित संपत्ति का कौन सा दे रहा है कि अगर हम रीपेमेंट ना करें तो बिकवा लेना, अदरवाइज तो संपत्ति के स्वामी के नाते इस संपत्ति को बिकवा लेने का यह हक, यह बेच देने का यह हक, ये तो स्वयं बंधककर्ता इसके पास है। संपत्ति का स्वामी तो यह है, और स्वामी को विक्रय करने का हक होता है। लेकिन इन केस अगर वो रीपेमेंट नहीं करता है लोन का, तो ये संपत्ति को बिकवा लेने का हक उसे ट्रांसफर करते हैं। यही वो हक है, यही वो हक है, ठीक है, जिसका हक पूर्वक इस्तेमाल बंधकदार कर पाएगा उस दशा में जबकि बंधक धन का रीपेमेंट ये नहीं होगा। और इसी हक के ट्रांसफर के कारण ये संविवाद, ये बंधक ये कहलाना शुरू कर देगा। तो सादा बंधक
इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह है कि इसमें कब्जे का ट्रांसफर नहीं होता, कब्जा करता का रहेगा। ठीक है, अब हम लोग यहीं पर चर्चा कर लेंगे विलक्षण बंधक की। विलक्षण बंधक कहता है कि वह बंधक जो सादा बंधक भी नहीं है, भोग बंधक भी नहीं है, अंग्रेजी बंधक भी नहीं है, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक भी नहीं है, वो विलक्षण बंधक है। अब सादा बंधक कौन सा है? सादा बंधक जिसमें कब्जा ट्रांसफर नहीं होगा। अब आपने किया तो सादा बंधक, लेकिन कब्जा ट्रांसफर कर दिया, तो अब यह सादा बंधक तो नहीं बचा, यह भोग बंधक भी नहीं है, क्योंकि भोग बंधक की डेफिनेशन क्या? भोग बंधक की डेफिनेशन क्या करें? भोग बंधक की डेफिनेशन कहती है कि भोग बंधक वो बंधक है जिसमें बंधक करता क्या करेगा? बंधक धन की अदायगी स्वयं करने का वचन ये नहीं देगा। वो क्या करेगा? वो बंधक संपत्ति का कब्जा ये बंधकदार को दे देगा और बंधकदार से कहेगा कि वह बंधक धन की अदायगी, बंधक धन जिसमें मूलधन प्लस ब्याज दोनों शामिल हैं, वह बंधक धन की अदायगी संपत्ति के लाभों से करे। क्योंकि आपको मालूम है कि कोई भी संपत्ति है तो इसीलिए संपत्ति, क्योंकि उससे लाभ ये पैदा हो रहे हैं। अगर किसी संपत्ति से लाभ पैदा नहीं हो रहा तो संपत्ति है ही कहां? तो अगर जो बंधकदार है वो संपत्ति का कब्जा अपने हाथों में लेकर बंधककर्ता को यह वचन देता है कि वह बंधक धन की अदायगी संपत्ति के लाभों में से कर लेगा, जो संपत्ति के लाभ है उन्हीं में से अपने बंधक धन की अदायगी करेगा। बंधककर्ता पर्सनली ऑब्लाइज नहीं होता बंधक धन की अदायगी के लिए, तो यह भोग बंधक है। यानी भोग बंधक में पर्सनली ऑब्लिगेशन नहीं होगा, बंधककर्ता का पर्सनल ऑब्लिगेशन नहीं होगा बंधक धन के रीपेमेंट का, जबकि सादा बंधक में पर्सनल ऑब्लिगेशन होगा। सादा बंधक में कब्जा ट्रांसफर नहीं होगा, भोग बंधक में कब्जा ट्रांसफर होगा। अच्छा, एक चीज और बस यहीं पर कर लेंगे कि भोग बंधक में कब्जा ट्रांसफर होगा, इसे इस रूप में समझ लेंगे कि बंधककर्ता कब्जा ट्रांसफर या तो करेगा या करने का वचन देगा। ठीक है, भोग बंधक में इसको इस रूप में समझ लेंगे कि कब्जा या तो ट्रांसफर करेगा और यह करने का वचन देगा। और अगर उसने कब्जा ट्रांसफर करने का वचन दिया, ठीक है, और बंधकदार ने यह स्वीकार किया कि हम कुछ समय बाद संपत्ति का कब्जा लेकर अपने बंधक धन की अदायगी संपत्ति से करेंगे, तो संव्यवहार भोग बंधक ही होगा, यद्यपि प्रत्यक्ष कब्जा अभी मिला नहीं है। और बाद में अगर बंधक करता मुकर जाए अपने वादे से, न दे बंधकदार को कब्जा, ठीक है, क्योंकि भोग बंधक है ना, भोग बंधक है, बंधकदार ने ठीक है ये स्वीकार किया कि हम कब्जा संपत्ति का ले लेंगे और उसी से अपने बंधक धन की अदायगी करेंगे। बंधककर्ता ने इसी पर्सनल ऑब्लिगेशन लिया नहीं बंधक धन का के रीपेमेंट का, और कालांतर में यानी आफ्टर दिस सम टाइम कब्जा हम देंगे, ये बंधककर्ता ने कहा है और बाद में वो कब्जा देता नहीं। ऐसी सिचुएशन के लिए सेक्शन 62 है, वो कहता है कि भोग बंधकी, ठीक है, भोग बंधकी अगर कब्जा प्राप्त नहीं किया है बंधक संपत्ति का, तो उसे हक होगा कि मुकदमा लाकर कब्जा वसूल ले। ही इज इंटाइटल्ड। और कब लाएगा कहां? सेक्शन 62। और आपका यह सारे सेक्शन 5 भी कहेगा कि इफ यू आर इंटाइटल्ड टू रिकवर द पोजेशन ऑफ ए इमूवेबल प्रॉपर्टी on the basis of your title, then you can recover that by that procedure which is prescribed under CPC। ठीक है, वहां भी ये लिखा है। तो
आप देखेंगे तो धारा 62 ये हक भोग बंधकी को दे रही है। तो भोग बंधक में कब्जा या तो ट्रांसफर हो रहा है या ट्रांसफर करने का वचन ये मिल रहा है। सादा बंधक में कब्जा ट्रांसफर नहीं हो रहा। ठीक है, ये दोनों के बीच का फर्क है। सादा बंधक में कब्जा ट्रांसफर नहीं, भोग बंधक में कब्जा ट्रांसफर। सादा बंधक में पर्सनल ऑब्लिगेशन है, ठीक है, लोन के रीपेमेंट का। भोग बंधक में ऐसा कोई पर्सनल ऑब्लिगेशन है ही नहीं। ये दोनों के बीच के फर्क है। और आपने क्या किया? आपने सादा बंधक किया और कब्जा ट्रांसफर कर दिया, या भोग बंधक किया और पर्सनल ऑब्लिगेशन लोन के रीपेमेंट का ये भी ले लिया। तो अब ये बंधक ना तो सादा बंधक बचे ना भोग बंधक बचे। ठीक है, वो सादा बंधक से कुछ ज्यादा हो गया, ये भोग बंधक से कुछ ज्यादा हो गया। तो ऐसे ही बंधक इस परिभाषा में आ गए कि वे बंधक जो न सादा बंधक है, ना भोग बंधक है, ना सशर्त विक्रय द्वारा बंधक है, ना अंग्रेजी बंधक, विलक्षण बंधक है। अब ये विलक्षण बंधक का प्रकार हो गया। और सादा बंधक को छोड़कर प्रत्येक बंधक, ठीक है, अगर उसमें जो लोन है वो 100 रुपया उससे ज्यादा है, तो आप रजिस्टर्ड और वैसी डीड ये 59 कह रहा। हाँ, हक विलेख हो के निक्षेप द्वारा बंधक, वो तो रजिस्टर्ड होना ही नहीं है, वो तो होना ही नहीं है रजिस्टर्ड। तो आपके 3 बंधक हो गए, सादा बंधक, भोग बंधक और विलक्षण बंधक। सादा बंधक में जो आपने हित ट्रांसफर किया संपत्ति में का, वो कौन सा है? संपत्ति का विक्रय करा लेने का, लोन के अनपेड रहने की दशा में। भोग बंधक में जो आपने बंधकी के पक्ष में या बंधकदार के पक्ष में जो हित ट्रांसफर किया, वो हित कौन सा हित है? संपत्ति के लाभ लेने का, जो कि आपका था। ये हित तो आपका था कि संपत्ति के लाभ आप लेते, वो हित आपने ट्रांसफर कर दिया और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का है, इसलिए ये भोग बंधक बंधक का प्रकार बन गया। ठीक है, फिर आपका अंग्रेजी बंधक। हम जानबूझकर क्रम बिगाड़ रहे हैं क्योंकि सबसे कठिन सशर्त विक्रय द्वारा बंधक है। अंग्रेजी बंधक भी कठिन है और सशर्त विक्रय द्वारा बंधक ये भी कठिन है, लेकिन सशर्त विक्रय द्वारा बंधक ज्यादा कठिन है। ठीक है, इसलिए हम अंग्रेजी बंधक से शुरुआत करें। अंग्रेजी बंधक में क्या कहता है? अंग्रेजी बंधक में कहता है कि जबकि बंधक करता बंधक धन का प्रतिसंदाय निश्चित तारीख को करने के लिए अपने को आबद्ध करता है और बंधक संपत्ति को बंधकदार को आत्यंतिक रूप से किंतु इस परंतु के अधीन अंतरित करता है कि करार के अनुसार बंधक धन के संदाय पर बंधकदार उसे बंधककर्ता को प्रति अंतरित कर देगा। वह संव्यवहार अंग्रेजी बंधक कहलाता है। यह कहता है कि अगर किसी बंधक के संव्यवहार में एक निश्चित तारीख को लोन के रीपेमेंट की बात की गई कि इस तारीख को दे देंगे, तो उससे पहले भी नहीं और उसके बाद भी नहीं। यही इसका सशर्त विक्रय द्वारा बंधक से अंतर है। ठीक है, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक जब देखेंगे तब देखेंगे फिलहाल अंग्रेजी बंधक। अंग्रेजी बंधक में क्या हो रहा, लिखा क्या है? जब हम अंग्रेजी बंधक की डेफिनेशन को देखते हैं तो लिखा है कि अंग्रेजी बंधक में एब्सोल्यूट ट्रांसफर, राइट्स एब्सोल्यूटली ट्रांसफर किए जाते हैं। किसके द्वारा? बंधककर्ता के द्वारा बंधकदार को। लेकिन अंग्रेजी बंधक बंधकों का एक प्रकार है। ठीक है, और बंधक की डेफिनेशन ये क्या कहती है? बंधक की डेफिनेशन कहती है
कि बंधक विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति में के एक हित का अंतरण है, और अंग्रेजी बंधक बंधक का एक प्रकार है। तो अंग्रेजी बंधक की डेफिनेशन में लिखे हुए ये शब्द कि एब्सोल्यूट ट्रांसफर है, इसे हमें बंधक की डेफिनेशन के अधीन होकर ही पढ़ना होगा, यही ठीक होगा। हम इसे ऐसे नहीं पढ़ सकते कि अंग्रेजी बंधक में एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी का ट्रांसफर बंधकदार के पक्ष में हो जाएगा, नहीं, इसे ऐसे पढ़ा ही नहीं जा सकता। ये लिखा जरूर ऐसे है, आप डेफिनेशन अंग्रेजी बंधक की देखते हैं तो अंग्रेजी बंधक की डेफिनेशन में लिखा है कि बंधककर्ता क्या करता है, एब्सोल्यूट ट्रांसफर करता है। किसको? बंधकदार को। काहे का? प्रॉपर्टी का। बस एक शर्त लगी होती है कि इस निश्चित दिनांक को, ठीक है, हम लोन का रिपेमेंट ये कर देंगे, और अगर निश्चित दिनांक को लोन का रिपेमेंट न करें तो स्थिति क्या बनेगी? तो स्थिति यह बनेगी कि ठीक है, संपत्ति उनके पास, और क्योंकि एब्सोल्यूट ट्रांसफर तो हो ही चुका है। अंग्रेजी बंधक की डेफिनेशन सिर्फ हम पढ़ें, बाकी कुछ ना पढ़ें, तो अंग्रेजी बंधक की डेफिनेशन पढ़ के ऐसा लगता है कि प्रॉपर्टी तो एब्सोल्यूटली ट्रांसफर हो ही चुकी है, बस खाली शर्त लगी कि अमुक निश्चित दिनांक को हम लोन का रिपेमेंट कर देंगे, और अगर रिपेमेंट कर दें तो हमारी संपत्ति हमें वापस मिल जाएगी। अदरवाइज एब्सोल्यूट ट्रांसफर ये हो चुका है। डेफिनेशन पढ़ने से तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन ये सच नहीं है। इसलिए सच नहीं है क्योंकि अंग्रेजी बंधक बंधकों का एक प्रकार मात्र है, बस। इट इज अ मियर टाइप ऑफ ए मॉर्गेज। ये बंधकों का एक प्रकार है, और जब ये बंधकों का एक प्रकार है तो ये बंधक की डेफिनेशन उसे ओवररूल कैसे कर सकता है, बंधक की डेफिनेशन को प्रीवेल कैसे कर सकता है? बंधक की डेफिनेशन कहती है कि बंधक चाहे किसी प्रकार का हो, क्योंकि वो बंधक की डेफिनेशन है। और जब बंधक की डेफिनेशन ये कहती है कि बंधक विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति में के एक हित का अंतरण है, और आगे हम लोग देखेंगे धारा 60 आएगी। धारा 60 बंधककर्ता को मोचन का अधिकार देगी, ठीक है, और जो बंधककर्ता को मोचन का अधिकार, और ये कहेगी कि बंधककर्ता का जो मोचन का अधिकार है ये अपराजेय है, इसे खत्म नहीं किया जा सकता। तो अगर एब्सोल्यूट ट्रांसफर हो गया और मान लीजिए वो उस निश्चित दिनांक को रीपेमेंट नहीं कर पाया, ठीक है, वो निश्चित दिनांक, तो प्रॉपर्टी तो उसके पास से चली गई। अच्छा, फिर एक चीज और है, उसने तो बंधक की संविदा की थी, उसने तो अंग्रेजी बंधक की संविदा की थी, वो तो बंधक के लिए सम्मत हुआ था, ठीक है। तो बंधक में तो एक ही हित का ट्रांसफर होता है, तो एक हित ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है, सहमत हुआ था, तो आत्यंतिक ट्रांसफर हो ही कैसे सकता है जिसके लिए वो सहमति नहीं हुआ? भाई, आत्यंतिक ट्रांसफर करने के लिए वो कब सहमत हुआ? और धारा 67 अभी आएगी। धारा 67 भी ये कहेगी कि अंग्रेजी बंधकदार, ठीक है, उसको जो हक रहेगा उसके लोन के रिपेमेंट की न होने की दशा में, वो हक होगा संपत्ति को विक्रय कराकर अपना लोन वसूल लेने का अधिकार। ये अधिकार होगा अंग्रेजी बंधकदार का। तो जब अंग्रेजी बंधकदार का अधिकार ये होगा कि लोन अगर उसका अनपेड रहे तो वो संपत्ति का विक्रय कराकर अपने बंधक धन की वसूली करे, तो ये कैसे माना जा सकता है कि वाकई अंग्रेजी बंधक में कोई एब्सोल्यूट ट्रांसफर ये हुआ होगा? ये सिर्फ लिखा है, इसे बंधक की परिभाषा के अधीन पढ़ेंगे, और बंधक की परिभाषा चूंकि कहती है कि सिर्फ एक हित का ट्रांसफर हुआ है, और जब सिर्फ एक हित का, तो इसका मतलब अंग्रेजी बंधक में लिखा जरूर ये जाता है, अंग्रेजी बंधक का जो विलेख होगा, अंग्रेजी बंधक की जो डीड होगी,
उस डीड में लिखा जरूर यह रहेगा कि बंधककर्ता ये वचन देता है कि इस निश्चित दिनांक को, यानी 21 फरवरी को, 20 फरवरी को, 19 फरवरी को अगर हम बंधक धन न दें, ठीक है, तो अमुक संपत्ति, ठीक है, हम अपनी पूरी संपत्ति इन्हें देते हैं। अंग्रेजी बंधक की जो डीड होगी वो ऐसे लिखी जाएगी, क्योंकि आतंतिक ट्रांसफर करेगा ना, ऐसे लिखी जाएगी कि बंधककर्ता ये वचन देता है, वो बंधककर्ता ने अपनी अमुक विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति बंधकदार के पक्ष में अंतरित कर दी, ठीक है। हां, अगर ये बंधक धन हम इस तारीख को दे दें वापस, तो ये हमें वापस मिल जाएगी। इस ढंग से लिखेगा, ठीक है ना। लिखने का ढंग तो क्योंकि एब्सोल्यूट ट्रांसफर होगा, लेकिन कर क्या रहा है बंधक? कर तो बंधक ही रहा। ये उसने क्यों लिखा? इसलिए लिखा कि बंधक धन के रीपेमेंट को सिक्योर, बस वो ये करना चाहता था, ठीक है। तो ये कैसे संभव है कि वाकई से आतंतिक ट्रांसफर मान लिया जाए? वाकई से आतंतिक ट्रांसफर कैसे माना जा सकता है? ये तो नहीं माना जा सकता। भले ही वो निश्चित दिनांक को बंधक धन पेड करने में असफल हो जाए, बंधक धन वो पेड करने में असफल हो जाएगा, तो भी बंधकदार उसकी संपत्ति में आतंतिक हित प्राप्त नहीं करेगा, क्योंकि अंग्रेजी बंधक का एक प्रकार है और बंधक की डेफिनेशन सिर्फ एक हित का ट्रांसफर ये दे रही है बंधकदार को। बंधकदार को जो कुछ मिलेगा वो ये मिलेगा कि वो उसकी संपत्ति का विक्रय कराकर अपने बंधक धन की, ठीक है, वापसी ये कर ले। अब आप कहेंगे फर्क क्या पड़ा? संपत्ति तो उसके हाथ से चली गई, चाहे उन्हें विक्रय करा ली, चाहे उन्हें, फर्क पड़ा। अगर बंधकदार को आत्यंतिक ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, तो बंधक जब आप प्रॉपर्टी रखेंगे, हम लोग देखेंगे आगे सेक्शन आएंगे, ठीक है, तो आप 1 लाख रुपए अगर बंधक धन देंगे तो जो संपत्ति बंधक रख की जाएगी वो कम से कम 2 लाख रुपए मूल्य की होनी चाहिए। हम लोग आगे सेक्शन आएंगे, देखेंगे कि जब बंधक किसी संपत्ति पर क्रिएट किया जाएगा तो बंधक धन से लगभग 2 गुने मूल्य की वो संपत्ति होगी। अगर आत्यंतिक ट्रांसफर बंधकदार को हो जाएगा, ठीक है, तो बंधककर्ता को तो बहुत नुकसान होगा। उसकी 2 गुने मूल्य की संपत्ति आधे मूल्य में बंधकदार के पास पहुंच जाएगी, ठीक है ना। और अगर विक्रय होगा तो कम से कम रीजनेबल कीमत तो मिलेगी, बंधक धन दिया जाएगा और शेष धन वापस उसे मिलेगा, ठीक है। तो अंग्रेजी बंधक में लिखा जरूर है कि आत्यंतिक ट्रांसफर होगा, लेकिन आत्यंतिक ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। अंग्रेजी बंधक तक रखेंगे आज, शेष हम लोग कल बात करेंगे। और कल सशर्त विक्रय द्वारा बंधक विक्रय, क्योंकि वो सशर्त विक्रय द्वारा बंधक कठिन है, इसलिए उसे एक उसमें लेंगे, ठीक है ना। और फिर सशर्त विक्रय द्वारा बंधक, अंग्रेजी बंधक, इसमें भिन्नता क्या है, और ये बेहद इंपॉर्टेंट है एचजेएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। वहां ये पूछते हैं, प्रॉब्लम देते हैं, हमारे में दी थी जब हमने दिया एचजेएस, ठीक है, प्रॉब्लम देते हैं, क्योंकि सशर्त विक्रय द्वारा बंधक जब होता है तो वो दृश्यमान विक्रय होता है, हालांकि उसमें शर्तें इन्वॉल्व रहती हैं। लेकिन अगर वो कहते हैं, ये एक डीड रखी है आपके सामने, उस डीड के निबंधनों को पढ़कर आप ये तय करिए कि सशर्त विक्रय द्वारा बंधक है या विक्रय है। तो ये कैसे तय किया जाता है, क्या होता है, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे, ठीक है। सशर्त विक्रय द्वारा बंधक और अंग्रेजी बंधक, देखिए।